साथियों, हिंदुस्तान का एक सीधा साधा लड़का अपनी गरीबी की आग बुझाने के लिए खाड़ी देश कुवैत चला गया। उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि उसे एक बेहद अमीर शेख के घर घरेलू ड्राइवर की नौकरी मिल गई। लेकिन यह कोई आम नौकरी नहीं थी। यहाँ के कायदे कानून इतने सख्त थे कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस घर में शेख की नकाब में रहने वाली बीबी, 2 जवान बेटियां और 2 बेटे थे। इन सभी को बाहर लाने ले जाने की पूरी जिम्मेदारी उसी हिंदुस्तानी ड्राइवर के कंधों पर थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसे घर की औरत से कोई बात करने तक की इज्जत नहीं थी। नजरें मिलाना तो बहुत दूर की बात है, औरतें उसे यहां तक सीधी नहीं बता सकती थी कि उन्हें कहां जाना है। बस एक छोटी सी पर्ची में चुपचाप पता लिखती और ड्राइवर की सीट पर फेंक देती। वह लड़का बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा देता। हालांकि उस घर की सभी औरतें हमेशा सिर से पैर तक की पूरी तरह से ढकी रहती थी। हाथों में दस्ताने, नाखून तक नजर नहीं आते थे। लेकिन कहते हैं कि ना दोस्तों, दिलों में पहरा नहीं लगता। एक दिन शेख की बड़ी बेटी एक पर्ची लेकर के आई और हमेशा की तरह ड्राइवर की सीट पर फेंक दी। जैसे उस लड़के ने पर्ची खोली, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। फिर भी वह चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके उस पते की तरफ आखिरकार बढ़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उससे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। आंखों के सामने ऐसा मंजर था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद शेख की बड़ी बेटी उसे जबरदस्ती अंदर ले गई और उसके साथ ऐसा कुछ करने लगी जिसे देख करके आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इतने सख्त कायदे कानून के बावजूद उस हिंदुस्तानी ड्राइवर और उस अमीर खानदान की बेटी ने वह कर डाला जो करना नहीं चाहिए था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अमन वर्मा नाम का एक सीधा साधा लड़का जो अपने घर की हालत सुधारने के लिए कुवैत कमाने चला गया। वहां जाकर के उसे एक अमीर कुवैती व्यापारी के घर हाउस ड्राइवर की नौकरी आखिरकार मिल जाती है और उस मालिक का बड़ा कारोबार था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में कुल 6 लोग थे, बीवी, 2 जवान बेटियां और 2 छोटे बेटे। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी जबकि छोटी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। दोनों बेटे धार्मिक स्कूल जाते थे। मालिक की बीवी और बेटियां अक्सर बाहर जाने के लिए जिद करती थी जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर के लिए एक भरोसेमंद ड्राइवर रखा जाए। जब अमन नौकरी के लिए आया तो मालिक ने देखा कि लड़का बहुत शरीफ है और भोला भाला है। इसी वजह से उन्होंने अपनी पुरानी बांग्लादेशी ड्राइवर को हटा दिया और अमन को काम पर रख दिया। अब अमन मालिक की बीवी और बेटियों को बाजार और दूसरी जगहों पर ले जाने लगा। छोटे बच्चों को रोज स्कूल छोड़ना लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे अमन घर के हर छोटे मोटे काम में शामिल हो गया। उसकी नौकरी अब अच्छे से दातियों चलने लगी थी। मालिक ने साफ कह दिया था कि अगर काम करना है तो अरबी तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी। अमन ने साथियों 2-3 महीने में ठीक ठाक अरबी आखिरकार सीख ली और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीख ली। लेकिन घर की महिलाओं से बात करने की इजाजत उसे बिल्कुल भी नहीं थी, ना मालिक की बीवी से ना ही उसकी बेटियों से। वह सिर्फ मालिक और उसकी बेटों से ही बात करता था और अमन की ड्यूटी सुबह 6 बजे शुरू होती थी, रात को लगभग 8 बजे तक चलती थी। पूरा दिन वह गाड़ी में ही बैठा रहता था। घर के बाहर पूरी तरह से अलर्ट मोड में। जब भी घर की कोई महिला बाहर जाती तो दरवाजे के अंदर से ही एक पर्ची फेंक दी जाती थी। इसमें लिखा होता है कि कहां जाना है। अमन चुपचाप पर्ची उठाता, पढ़ता और गाड़ी स्टार्ट कर देता और गाड़ी में बैठते ही महिला 2 बार शीशा खटखटाती। यही इशारा होता चलने का। रास्ता भर ना कोई बातचीत होती, ना ही कोई नजरें मिलती। बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। माल हो, सुपरमार्केट हो या कोई और जगह हो, अमन गाड़ी पार्क कर देता और वही खड़ा इंतजार करता। महिलाएं शॉपिंग करती और वह बस गाड़ी के पास ही खड़ा रहता। इसी तरह सब कुछ चलता रहा और घूमने वालों में सबसे आगे थी और उस घर की बड़ी बेटी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसका अंजाम किसी ने भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, यही
थी उनकी रोज की दिनचर्या। पूरे हफ्ते में वह ड्राइवर जहां जहां भी जाता, जितनी भी पर्चियां उसे दी जाती वह सब संभाल करके अपने पास रखता था। हर शुक्रवार को वह सारी पर्चियां अपने मालिक को सौंप देता था, जिससे यह पता चल सके कि कौन आखिरकार कहां गया, क्या खरीदा और किस काम से बाहर आखिरकार निकला था। अब साथियों, इसके बाद मालिक घर में क्या पूछताछ करता है क्या नहीं, साथियों वह एक अलग बात थी। लेकिन ड्राइवर को साफ साफ हिदायत थी कि एक भी पर्ची गुम नहीं होनी चाहिए। अब साथियों, एक दिन की बात है, गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था कोई आएगा और फिर निकलेगा। यही तो सोचते सोचते वह अपने पर्स में ढूंढने लगा। उसने हफ्ते भर की सारी पर्चियां सीट पर निकाल कर रख दी। उसी वक्त घर की बड़ी बेटी, जिसका नाम आफरीन था, उम्र करीब लगभग 25 साल, वह बाहर आती है और हमेशा की तरह एक पर्ची ड्राइवर की सीट पर फेंक देती है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त सीट पर पहले से ही 100 से ज्यादा पर्चियां पड़ी थी। नई पर्ची उन्हीं में मिक्स हो जाती है। आफरीन पीछे गाड़ी में जाकर के चुपचाप बैठ जाती है। ना उसे कुछ बोलना था, ना उसे कुछ पूछा जाना था। अब साथियों, ड्राइवर परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर कौन सी पर्ची आज की है। फिर वह खुद से सोचता है यह अक्सर एक ही जगह जाती है, शायद वहीं की पर्ची होगी। अब बिना साथियों कुछ पूछे वह उसी तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। फिर करीब आधे घंटे बाद जब वह वहां पहुंच करके गाड़ी पार्क करता है, तभी आफरीन को समझ आता है कि यह तो गलत जगह ले आया है और वह सोचती है कि यह यहां क्यों लेकर के आया है। और इधर ड्राइवर सोच रहा है कि वह उधर क्यों नहीं रही है। वह पीछे देख भी नहीं सकता था, कायदा था पीछे मुड़ना मना है। साथियों, 5 से 10 मिनट बीत जाते हैं, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कहीं सो तो नहीं गई। वह धीरे से बीच वाले शीशे में देखता है और जो वह देखता है उसे पर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। साथियों, पहली बार आफरीन शीशे में सीधे उसी को आखिरकार देख रही है। दोस्तों, और पहली बार उसने अपनी हिजाब चेहरे से हटा रखा था। ड्राइवर बुरी तरह से घबरा जाता है। यह पहली बार था जब उसकी और आफरीन की नजरें मिली थी। वह तुरंत अपनी नजरें झुका लेता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कुछ देर बाद वह फिर शीशे में देखता है। आफरीन अब भी साथियों उसे ही देख रही थी और इशारों में पूछने की कोशिश कर रही थी कि यहां क्यों लाए हो। जब साथियों दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं तो आफरीन मोबाइल में टाइप करके आखिरकार उसे दिखाती है, तुम मुझे यहां किस लिए आखिरकार लाए हो। साथियों, ड्राइवर कुछ नहीं बोल पाता है। उसे समझ आ जाता है कि उससे कुछ बहुत बड़ी आखिरकार गलती हुई है। अब आफरीन परेशान हो जाती है, उसका गुस्सा बाहर आने लगता है। वह बोल पड़ती है कि तुम गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते हो। दोस्तों, यह पहली बार था जब ड्राइवर ने आफरीन की आवाज सुनी थी। साथियों, पहली बार वह सीधे उसी से बात कर रही थी और वह चौंक जाता है, गुस्से में खुद को रोक नहीं पाता है। वह बोल उठता है कि गूंगा तो आप लोगों ने मुझे बना दिया है। पर्ची 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 का कोई सिस्टम है क्या? आपकी पर्ची मिक्स हो गई है, मुझे नहीं पता आपको कहां जाना है। अगर 2 शब्द मुंह से बोल दो तो क्या जुबान कट जाएगी? दोस्तों, उसकी बात सुनकर के आफरीन भी सन्न रह गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वह गुस्सा पीते हुए सिर्फ इतना कहता है कि मुझे फला माल जाना है और वह तुरंत गाड़ी मोड़ता है। करीब आधे घंटे की दूरी पर वहां माल आता है और आफरीन गाड़ी से उतरती है, अंदर जाती है और अपना काम करती है और वापस चली आती है। ड्राइवर पूरे समय गाड़ी में बैठा यही सोचता रहता है कि आज मेरा क्या होगा। मालिक को पता चला तो सब खत्म। जब आफरीन वापसी बैठती है तो बस इतना कहती है कि घर चलो। गाड़ी घर की तरफ साथियों बढ़ने लगती है। ड्राइवर धीरे धीरे शीशे में देखता है और डरते डरते वह कह देता है, सॉरी मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई है। आफरीन चौंक जाती है और तुरंत कहती है कि क्या है, गाड़ी रोको, साइड में लगाओ। दोनों अरबी में दोस्तों बात कर रहे थे। वह गाड़ी साइड में रोक देता है। आफरीन कहती है कि अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। और दोस्तों यहीं पर वह ड्राइवर फूट फूट करके रोने लगता है और वह फिर रोते हुए कहता है कि मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। साथियों, यह सुनकर के आफरीन थोड़ा नरम पड़ जाती है। वह कहती है कि हाँ, गलती तो हुई है, लेकिन इतना घबरा क्यों रहे हो? वह कांपती आवाज में साथियों कहता है कि मैंने आपसे बात कर ली है। अगर बाबा को पता चला तो पता नहीं मेरे साथ आखिरकार क्या होगा। अब साथियों, आफरीन भी थोड़ा सा डर जाती है। वह कहती है कि यही डर तो मुझे भी है। अगर तुम बाबा को सब बता दोगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? फिर वह खुद को साथियों संभालते हुए कहती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम भी किसी से कुछ मत कहना और मैं भी किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। इतना कह करके वह हल्की सी मुस्कान देती है और वह वहां से रो रहा था उसे चुप कराते हुए कहती है कि घबराओ नहीं, चुप हो जाए। वह धीरे धीरे चुप हो जाता है। फिर आफरीन मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बोलती हो, अच्छी लगती हो। पता नहीं अब्बू तुम्हें बोलना क्यों नहीं देते हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ती है। ड्राइवर जब साथियों बीच वाले शीशे देखता है तो आफरीन उसे देख रही थी और हल्की सी मुस्कान कर रही थी। 2-3 बार ऐसे नजरें मिलती हैं और यहीं से दोनों के साथियों बीच बातचीत का सिलसिला आखिरकार शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रास्ते में नारियल पानी बेचने वाला दिखाई देता है। आफरीन कहती है कि गाड़ी रोको। वह गाड़ी साइड में रोकता है और नारियल पानी लेकर के वह उसे देती है और कहती है कि बहुत पसीना निकल गया है, पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। फिर साथियों दोनों घर पहुंच जाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब साथियों एक दिन आफरीन फिर आती है, एक पर्ची लेकर के उसकी सीट पर फेंकती है और कुह बैठ जाती है और जोर से हंसते हुए कहती है कि पर्ची देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस इसलिए लाई हूं क्योंकि यह नियम है, नियम के मुताबिक पर्ची लिखनी होती है। अब चलो सुपरमार्केट जाना है। दोनों साथियों गाड़ी लेकर के चल देते हैं। रास्ते में बातों बातों में आफरीन पूछती है कि बाबा ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? वह कहता है कि नहीं जी, कुछ नहीं पूछा। आफरीन साथियों हंसते हुए कहती है कि मैंने तो अपनी माँ को भी बताया, बहन को भी बताया, सब ने बहुत हंसी। मेरी माँ कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो। मेरी बहन भी यही कह रही थी और सच में तुम बहुत ही आखिरकार अच्छे हो। दोस्तों बातों का सिलसिला यहाँ तक रास्ते भर चलता रहा, लेकिन अचानक चलते चलते आफरीन को नींद आ जाती है। जब वह सुपरमार्केट पहुंचता है तो गाड़ी पार्क कर देता है और वह पीछे देखता है कि आफरीन उतर क्यों नहीं रही है और वह बोलता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। कोई जवाब नहीं आता है। वह फिर साथियों बोलता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर भी साथियों यहां तक कि कोई जवाब नहीं आता है। अब वह डरते डरते उसका हाथ हल्के से हिलाता है और फिर मैडम हम पहुंच गए हैं। कोई प्रतिक्रिया साथियों बिल्कुल नहीं। अब वह दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ करके जोर से बोलता है मैडम हम पहुंच गए हैं। तभी साथियों आफरीन अचानक से आंख खोल देती है और वह घबरा करके पीछे हट जाती है। आफरीन तेजी आवाज में कहती है कि तुमने मुझे टच किया है। वह घबरा करके कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। साथियों वह कहती है कि नहीं, तुमने मुझे छुआ है। वह डरते हुए बोलता है कि आपको जगाने के लिए थोड़ा सा हमने उंगली से छुआ है। अचानक साथियों आफरीन जोर जोर से हंसने लगती है। वह कहती है कि मैं नाटक कर रही हूं बेवकूफ, मैं जाग रही हूं। दोस्तों उसके मन में आखिरकार क्या चल रहा था, क्या रोहित समझ नहीं पा रहा था? फिर साथियों आफरीन गंभीर होकर कहती है कि इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, इधर आओ मेरी सीट पर। वह घबरा कर साथियों कहता है कि क्यों? वह मुस्कुरा करके कहती है कि क्योंकि मैं कह रही हूं। ड्राइवरिंग सीट से उतर करके पीछे आता है, थोड़ा सा खिसकती है और वो उसके बगल में बैठ जाता है। साथियों फिर आफरीन कहती है कि देखो मेरी उम्र सिर्फ 25 साल है, पापा ने बहुत कड़े नियम से बना रखे हैं। मैं भी चाहती हूं कि मेरा कोई दोस्त हो, थोड़ी सी आजादी हो और इन नियमों में जीना बहुत मुश्किल है। इतना कह करके वह उसका हाथ पकड़ लेती है और साथियों फिर रोहन डर जाता है और वह कहता है कि मैडम मैं दूसरे देश से हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ के कानून, मैं आपको नौकर हूं, मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकता हूं। आफरीन साथियों उसका हाथ और कस के पकड़ती है क्योंकि नहीं कर सकते थे, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं भी चाहती हूं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, तुम अच्छे हो, तुमसे दोस्ती अच्छी लगेगी। दोस्तों वह धीरे धीरे उसके गले से लिपट जाती है। फिर वह लड़का से बात करना मना था।
साथियों आज वही उसके गले लिपट रहा है। साथियों लड़का का गला सूख जाता है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और यहीं पर वह हार मान लेता है। दोस्तों बन जाते हैं, फिर हमेशा दोस्त बन जाते हैं। यह दोस्ती धीरे धीरे बेइंतहा प्यार में बदल जाती है। लगभग 1 साल तक किसी कोई को खबर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आफरीन की मां को सब पता चल जाता है। आफरीन पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि इस लड़के की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मां मेरी है। उसकी मां साथियों घबरा जाती है। तुम नहीं जानती हो कि तुम आखिरकार क्या कर रही हो। अगर तुम्हारे बाबा अब्बू को पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह साथियों चुपके से उस लड़के को बुलाती है और पहली बार मां और साथियों लड़का अकेले में बात करते हैं और कार में कहीं जाते हुए वह कहती हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। दोस्तों लड़का अब 2 साल हो चुके थे और वह 2016 में यहां आया था। 2018 में अपनी नौकरी छोड़ करके साथियों अपने गांव हमेशा के लिए आखिरकार लौट जाता है और सदैव उस पल को वह अपने गांव में रह करके वह आफरीन को हमेशा याद करता है। तो साथियों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।